हाय गाइस, हेलो पीपल, दिस इज आरजे अनुभव फ्रॉम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। और आज जब मैं सुबह अपना राशिफल देख रहा था, हॉरोस्कोप, तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है, मेरे मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, किसी बड़ी पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात होने वाली है, राइट। अच्छी संगति में समय बीतेगा, लोग मुझसे जलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सब सही साबित हो रहा है, बिकॉज मेरे साथ है यहाँ पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी, यस, मनोहर लाल खट्टर जी। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। सबसे पहले क्या आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे देख करके आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सर, मेरा राशिफल साबित सही करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद। तो सर, फिट आप वैसे ही हैं, लेकिन आज जो चेहरे पे चमक है, शायद वो मेडल्स की चमक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो सर। देखिए, मेडल की अपने आप में एक खूबसूरती, एक चमक, एक उसका वैभव, एक वो सारा है ही है, बिल्कुल। लेकिन मेरे चेहरे की रौनक आप देखेंगे, पहले भी ऐसी थी, आगे भी ऐसी रहेगी। जितना क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। सर, क्या होता है कि स्कूल की अगर मैं बात करूं, बचपन में हम सबको ऐसे राइटिंग मिलता है, लघु निबंध लिखिए छोटा सा, एंड आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर। आजकल के बच्चे तो सोशल इन्फ्लुएंसर भी लिख देते हैं सर, इंटरनेट पर जाएंगे। आपके समय में जब ऐसा कुछ आपको दिया गया, आपने क्या लिखा था कि अलग अलग सोचा था कभी? अलग अलग समय में अलग अलग भावनाएं मेरी बनती रही हैं। अच्छा। मेरा पहला तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ संस्कार ऐसे हुए कि देश और समाज के लिए जीना, तो फिर देश और समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते संयोग ऐसा बन गया कि आज मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का बना हूँ। मुझे लगता है कि मेरी दोनों बातें पूरी हो गई। ओके। मैं मुख्यमंत्री बना, सोचा नहीं था कभी, लेकिन बना। जनता के प्यार ने मुझे बना दिया, जनता के आशीर्वाद ने बना दिया। हमारे संगठन की सोच है, उन्होंने कैसे क्या किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मेरा वो सपना भी पूरा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बोले, मैं बीमारियों का तो नहीं बना, लेकिन समाज की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए मेरे पास हर बीमारी को ठीक करने का इलाज है। अरे क्या बात। और मैं उसको कर भी रहा हूँ लगातार। समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि समस्या लेके आओ, मैं हल निकालूंगा उसका। सर, आप इस देश के पहले से मुख्यमंत्री हैं जिनके मैं अगर कहूँ अगुवाई में तो तीनों रंग आए। मैं मेडल्स की तरफ बात करूंगा, सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया सर, गोल्ड भी आया, प्लैटिनम होता शायद वो भी आ जाता सर। सर, आप भी टेलीविजन पे देख रहे थे सर, हमने वीडियोस भी बहुत देखी हैं सर। वो जो पल था 13 साल बाद पोडियम पे सर, हमारा जो नेशनल एंथम था वो गूंजा, उसके बारे में सर कुछ बताइए। वो मूवमेंट कैसा था आपके लिए? आप मनुष्य का जीवन भावनाओं का खेल है, तो भावनाएं तो आखिर हमारे मन में भी हैं। जब भी हमने ओलंपिक की तैयारी करने के लिए नौजवानों को जब तैयारी करते हुए देखा, और उस समय हमने जो विचार किया, हमको लगता था कि ज़रूर कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट पोजीशन पर आने वाला कोई खिलाड़ी हमारा हरियाणा का होना ही चाहिए। ये प्रारंभ से ही विचार था। और धीरे धीरे जब समय बहुत कम रहता गया तो हमें थोड़ी चिंता भी होने लगी कि अब पहले ब्रॉन्ज मेडल भी आ गए, सिल्वर भी आ गया, गोल्ड अभी नहीं आया है। तो लास्ट डे का जो मैच था, दैट वाज एक्साइटिंग वन। और उसमें उस एक्साइटमेंट के कारण से जो सबके मन में एक विचार था कि आज तो गोल्ड लेना ही है। और मुझे वो नीरज चोपड़ा का खेल जब मैं देख रहा था, जो जैवलिन थ्रो जो कर रहा था, उसने पहली और दूसरी अटेम्प्ट में जो थ्रो किए, उसके हमको लगा कि अब इनका रिकॉर्ड ये टूटेगा नहीं। 87.58 मीटर्स, इट्स वेरी बेस्ट एफर्ट ऑफ चोपड़ा। राइट सर। सर, हरियाणा कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स कैपिटल नहीं बनता जा रहा, और उसके कप्तान आप हैं, ऐसी फीलिंग आती सर आपको? मतलब लोगों को तो ऐसी फीलिंग है। देखिए, स्पोर्ट्स में तो हमारा हरियाणा, इसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है कि यहाँ का हर नौजवान उसके शरीर में जो एक ताकत है, उसके मन में जो एक जज्बा है, वो स्पोर्ट्स का हमेशा ही अग्रणी रहा है। बिल्कुल। ये ठीक है कि यहाँ परंपरागत खेल, चाहे वो कबड्डी रही हो, चाहे फुटबॉल रहा हो, वॉलीबॉल रहा हो, इस प्रकार के खेलों के अंदर बहुत पहले से रेसलिंग है, और ये इस प्रकार के खेलों में बहुत अग्रणी पहले से रहा है। आज के समय में अब एथलेटिक्स का ज़माना आ गया है, आज के समय में साधन संपन्न इस प्रकार के खेलों का विषय आ गया, इसमें भी हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और ये जेवलिन थ्रो, ये पहली बार हरियाणा में यानी गोल्ड मेडल लेकर के आया है चोपड़ा, तो इसके लिए मैं उसको बधाई दूंगा, और आगे हम इसकी तैयारी भी करेंगे। सर, पहले मैं किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के पास जाने वाला था, मैंने कहा उनसे पूछूं कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है, पर मैंने सोचा सर आपसे ही जानेंगे, आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। देखिए, हरियाणा की मिट्टी का एक अपना आनंद है। हरियाणा की मिट्टी में जो पैदा होता है, उस मिट्टी के अंदर उसको एक संस्कार मिलता है कि कैसे वो देश और प्रदेश और समाज के लिए कैसे वो आगे बढ़े। तो वो बचपन हमारा भी जो बीता है गांव के अंदर, गांव का मेरा जन्म है निंदाना गांव का बचपन, और वहाँ की जो मिट्टी में खेलते थे हम, वर्षा आती थी, गलियों में चले जाते थे, गलियों में बैठ करके पैर के ऊपर मिट्टी लगा करके कैसे उसकी एक आकृति बनानी है, कैसे उसकी झोपड़ी बनानी है, फिर अपने आप गिराते थे। वो खेतों का और यानी गलियों का जो आनंद था, एक
कालेश्वर तालाब है हमारे वहाँ निंदाना गांव में। उस समय तो गांव से बाहर होता था, आज तो गांव की शक्ल बहुत बड़ी हो गई, वो गांव के बहुत नज़दीक आ गया उसका, यानी गांव नज़दीक पहुंच गया कालेश्वर के। उस समय बुर्जियों के ऊपर हम छलांग लगाते थे, जो स्नान करते थे, जो आनंद आता था। तैरना वास्तव मैंने वहीं सीखा। अच्छा। हाँ, तो तैरने का मुझे जो प्रारंभिक जो मेरी सिखलाई हुई उस कालेश्वर तालाब में हुई। सर एक वीडियो मैंने आपका देखा था अभी सर, जहां आपने ओलंपिक्स की टी शर्ट पहनी हुई थी, ओलंपिक्स की टी शर्ट पहनी थी और सर आप सेरेमनी देख रहे थे। सर इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, अवॉइड भी कर सकते हैं, बड़ी जो फीलिंग आती स्पोर्ट्समैनशिप में, इसकी वजह क्या थी, मतलब ये कहाँ से आया मन में? ये मेरा कुछ जीवन का यानी एक प्रशिक्षण ऐसा हुआ है जिसके अंदर खेलों का, शारीरिक बल का बहुत बड़ा एक महत्व जी। ये मुझे संघ से वास्तव में मैंने सीखा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, प्रचारक रहा, और उस समय जो खेल खेलते थे, खिलाते थे, बहुत तरह तरह के खेल, सामूहिक तौर पर खेल खेलना, और खेलों के माध्यम से जो व्यक्ति का विकास होता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सब होते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, अपने देश और समाज के लिए अच्छा कर सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए जहाँ कहीं खेल का कोई समय आएगा तो सबसे आगे मिलूंगा मैं, ऐसा शुरू से ही रहा मेरा। सब जब पहला मेडल आया हरियाणा के लिए, अब शायद आपको लगे मुझे कहाँ से पता चला, बट आप शायद मीटिंग में थे सर, और आप बहुत एक्साइटेड हुए, आप खुशी के मारे उछल पड़े। मेरे ख्याल से मैंने ये भी सुना, मैं टेबल पे भी ऐसे थपथपाया कि भाई पहला मेडल आ गया, ऐसा हुआ था। यही मेरा कॉन्फ्रेंस रूम, उसमें मीटिंग चल रही थी। अच्छा। और जैसे ही खेल का समय हुआ, वो जो हमारा बजरंग पूनिया जब उसने खेल शुरू किया, तो उस समय मैंने कहा ये 6 मिनट का समय, मुझे खेल देखने दो, मीटिंग बाद में करेंगे। तो उस समय जैसे ही उसके दाव चल रहे थे, जिस प्रकार से अच्छा खेला, तो उसकी वास्तव में खुशी थी, आनंद था उसका। तो सर ऐसा होता है मीटिंग में कि अभी चाय है और बिस्किट चल रहा है, और जैसे ही मेडल आया तो बस सर अब तो सर समोसे भी खिला दो, ऐसा हुआ? यहाँ पर ही बोला। जैसे ही ये गोल्ड जीता हमने, और गोल्ड जीतने के बाद जैसे मीडिया के पास में गया, तो मेरे सामने लड्डू के वो डब्बा लेकर के आ गया एक नौजवान। तो अब मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा। मिठाई थोड़ा बना की हुई है, तो जो खिलाने वाला था उसको मालूम था, उसने थोड़ा सा लड्डू मुझे दिया। मैंने कहा नहीं, आज मैं पूरा लड्डू खाऊंगा। अरे क्या बात, क्या बात, क्या फालतू खानी पड़े तो मैं खाऊंगा। अरे सुपर सर, पूरा लड्डू खाया मैंने, तो एक खुशी का अपना एक आनंद होता है। राइट सर। वैसे आपने पर्सनल लाइफ में काफी स्पोर्ट्स खेला है, किसी लेवल तक, कॉलेज लेवल तक, या वैसे आपने, क्योंकि ये जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स के प्रति आपका जो प्यार है, वो बातों में भी झलक रहा है, वीडियोस में तो हमने देखा है। वो अलग अलग समय में, देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय मैंने बैडमिंटन खेला, बाद में कुछ समय वॉलीबॉल भी खेला, बाद में जब संघ की शाखा में जाने लग गए नौजवान का, फिर मैंने कबड्डी भी खेली है। तो कबड्डी का जो इतना आनंद हमने लिया, वो तो मुझे अभी भी कभी मौका मिल जाए कि मेरी आयु के लोग कबड्डी खेल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आगे दौड़ जाऊँगा। रियली? अरे क्या बात है सर, मौका मिला जरूर देखना चाहेंगे सर। एक और सर वीडियो मैंने देखा था, जो आपका थोड़ा लेट नाइट वीडियो था, जो आपने सर बजरंग पूनिया जी को फोन लगाया, शायद रात के 12 बजे। हाँ, लगभग 11 साढ़े 11 इतना लेट हुआ था। ठीक बात है। मतलब ये भी होता है कि सर कि चलो अगले दिन कर लेंगे, वेट कर सकते हैं, बट आपने सर रात को ही मिलाया, और एक मोटिवेशन होता है, एक प्लेयर के लिए भी होता है, तो उसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे, वो फीलिंग, वो चीज़। देखिए उस समय का जो क्षण था वो सबके लिए महत्वपूर्ण था, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे खिलाड़ी के परिवार के लोग हैं, चाहे हम लोग हैं। तो स्वाभाविक है एक खिलाड़ी मेरे प्रदेश का जो एक अचीवमेंट करके आया है, उससे बात करना, उसका उत्साह बढ़ाना, और कम से कम उसकी जो मन के अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी लेना। तो इसलिए रात को मेरा उसका फ़ोन मिला, बाकी लोगों के परिवार के लोगों के साथ भी मेरा मिलना हुआ, तो सब लोग अति आनंदित थे। और उस समय मैंने उसको निमंत्रण भी दिया, अभी 13 तारीख को हम जो खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए उसमें व्यक्तिगत रूप से उनको आना है। तो ऐसे सब खिलाड़ियों को मैंने निमंत्रण भी दिया है, और 13 तारीख को उनका सम्मान करेंगे, सब लोग आए। अरे क्या बात सर, स्पोर्ट्स को, एथलीट्स को आप काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। रवि दहिया के गांव के कुछ लोग आए थे मिलने, आए थे, और वो भी रात को आए थे। वो भी रात को आए थे, रात को 11:30 बजे। हाँ। मुझे ये बात सर वीडियो देख के ही पता चला कि लोगों ने जब इंटरनेट पे पोस्ट किया, वो शायद किसी काम के लिए आए थे, कुछ काम था सर, कि वो काम क्या था सर, वो जरूर लोग जाना है। देखिए उनके गांव की कुछ समस्याएं थी, तो उन गांव के लोगों ने कहा, उस समय तक राज दहिया तो अपना रवि दहिया तो लौटे नहीं थे वापस, लेकिन उनके पिताजी आए, गांव की पंचायत आई। पहला काम तो उन्होंने किया, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव में जरूर आइए। मैंने कहा मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा, और जिस दिन रवि दहिया वहाँ पहुँचेंगे उसको मैं स्वागत करूँगा उसका, और रिसीव करूँगा उसको। फिर उनके गाँव की समस्या उन्होंने बताई कि हमारे वर्षा का पानी खड़ा हो गया,
और पानी खड़ा होने के बाद इस पानी को ज़रा निकलवा दीजिए, उनका एक रिक्वेस्टफुल जो एक तरीका था कहने का। मैंने उसी समय डीसी को उठाया, 11:30 बज गए थे, डीसी को उठाया, मैंने कहा भी कल से सवेरे से इनके गांव का पानी निकलना चाहिए। और मुझे आज पता लगा कि 2 दिन में पानी काफ़ी निकल भी गया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल में आना जाना होता है, या गाँव के जो लोग होते हैं उनको शहर में आना है, तो सोनीपत के लिए, रोहतक के लिए बस चलाओ। मैंने कहा अगले दिन से ये भी चलनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म काम होते हैं उसमें तुरंत करने का हमारा स्वभाव भी है। ये तो उस गाँव के लोग आए थे। वैसे भी मेरी एक आदत है कि जब भी कोई काम जिस समय हो सकता है उसी समय कहना चाहिए। हाँ, जिस समय में कोई निर्माण का कार्य लंबा समय लगेगा बाद में करेंगे। कुछ और उनकी डिमांड्स थी, उन्होंने कहा जब आपके गांव में आएंगे तो उस समय 18 तारीख को उसकी घोषणा करूंगा। सर, जो शख्स जिस जगह को बिलोंग करता है, हरियाणा का बिलोंग करते, वो चीज़ ना उसके अंदर रची बसी होती है। हम चाहे अपने देश में कहीं जाएं या बाहर जाएं, वो चीज़ हमारी बातों से, लोगों से इंटरैक्ट करने में, शायद खान पान में, हमारे लहजे में भी झलकती है। तो हरियाणा जो है आपके अंदर किस तरह से रचा बसा हुआ है, कितना समाया? हरियाणा के लोगों के साथ जो हमारे संबंध आते हैं और हरियाणा का जो इतिहास रहा है, तो वो इतिहास हमारे इसमें यानी रचा बसा हुआ है। हरियाणा के बारे में कहते हैं कि देशा में देश हरियाणा, जित शाम सवेरे दोनों वक्त दूध दही का खाना। हाँ। तो ये दूध दही जो है, ये हर एक नौजवान जो है आज वो इसके बिना रह नहीं सकता। कल ही मैं एक पिक्चर देख रहा था, एक माँ अपने छोटे बच्चे को बाल्टी के साथ दूध पिला रही है। हाँ। बच्चा छोटा 5 साल का, और वो बाल्टी दूध निकाल कर लाई है, यानी भैंस का, और वो बाल्टी ही उसके मुंह को लगा दी, बेटा पी ले जितना पीना। तो इस प्रकार के एक हरियाणा के जो स्वभाव है हमारे यहाँ माताओं का, हमारे यहाँ परिवार में बड़े लोगों का, सबका, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो हरियाणा में मुझे लगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर माता पिता, बड़ा बुजुर्ग, उनके लिए प्रेरणा बनता है। सर, ये सब, इन सब चीज़ों में आपका बचपन भी बीता है? कैसा बीता है? क्या क्या आपने एडवेंचर या शरारतें, मैं कहूँ, मैं शरारतें, जो गांव की यादें होती आज मुझे कठिनाई याद आ रही है कि मेरे पिताजी जो चाहते थे कि मैं स्कूल यानी खेत में जा करके अपना खेत का काम करूं और उनका हाथ बटाऊं, क्योंकि वो खेती करते थे, किसान थे। तो मुझे मन में था कि मैंने पढ़ाई करनी है। अच्छा। पिताजी ने मना कर दिया पढ़ाई करना चाहिए। माताजी ने कहा कि नहीं बेटा आ जा। वो उसने मुझे 300 रुपये निकाल के दिया। मैं कॉलेज में आकर एडमिशन लेकर के आया। एडमिशन लेकर के आने के बाद वापस पिताजी की डांट खाई, और पिताजी ने फिर बाद में पैसे देने शुरू किए। मैंने कहा पहले तो आपने दिए नहीं, अब इसलिए दिए कि अगर नहीं दूंगा तो 300 रुपये खराब हो जाएंगे, इसलिए 300 के कारण से और भी देना पड़ रहा मुझे। ये सही है सर। लोगों के लिए इतना काम करते हैं, लोग मिलने आते हैं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल भी दिया, बहुत सारे, स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, बैक टू बैक मीटिंग्स भी होती हैं, फ़ोन कॉल्स भी होते हैं, रैलीज भी होती हैं, प्रमोशन है, इवेंट्स में भी जाना है, भाषण भी देना है। रात को जब गलती से, मैं कहूँगा, रिलैक्स होने का टाइम आ गया, या लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मन की शांति के लिए, काम डाउन करने के लिए, मतलब काम डाउन करने के लिए, खुद को काम डाउन करने के लिए क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं? कोई समय ऐसा था जब मैं थोड़ा किताबें पढ़ने का भी शौक था। फिल्में देखने का काम बहुत कम किया, म्यूजिक का कभी कभी थोड़ा बहुत, कोई मन में कोई बात आ जाए अच्छी देशभक्ति की, ये वो, तो उस समय गुनगुना लेता हूँ। जैसे उपकार फिल्म मनोज कुमार की जी, और उस समय का एक गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना बहुत मुझे पसंद था। अरे तो मैं कभी कभी इस गाने को दोहराने लग जाता था। सर, चित्रहार में सुबह ये गाना जरूर आता था। अगर 15 अगस्त है आज तो ये बजेगा जरूर सर, बजेगा। हर 15 अगस्त को बजता ही है ये। और अब चूंकि जिस प्रकार की लाइफ हो गई, जैसा राजनीतिक जीवन हो गया, इसमें दिन भर की खबरें तो हम सुन देख नहीं पाते हैं, लेकिन रात के समय में एक आधा घंटा टेलीविजन के सामने बैठ करके, और जितना उसका सार होता है वो निकाल लेता हूँ। 15-20 चैनल जो है आधे घंटे में मैं थोड़ा करके, कहीं स्पेसिफिक लाइन लिखी आती है, कहीं कोई समाचार चल रहा होता है, और वो जितने समय में, आधे घंटे में सारे देश दुनिया का समाचार मुझे पता लग जाता है। तो मेरा रात का आखिरी कार्यक्रम होता है टीवी देखना, न्यूज़ देखना और 12 बजे सो जाना। सर, क्या फोन ऑफ करने का मौका मिलता है? रात को फोन ऑफ कर पाते हैं? मैं फोन नहीं अटेंड करता। फोन मैंने रखा हुआ है एक मोबाइल, लेकिन वो केवल मैसेज लेने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, SMS के लिए। मुझे जो मैसेज आते हैं दिन भर के, वो किसी भी समय बीच में खाली समय उसको मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, उसके अनुसार अपना काम कर लेता हूँ। मेरे जितने टेलीफोन आते हैं, मेरे अटेंडेंट्स जो हैं, जितने भी PA हैं, बाकी हैं, या हमारा जो ऑफिशियल यहाँ टेलीफोन है, रेजिडेंस का भी, ऑफिस का भी, वहाँ जो मैसेज आते हैं, और रात को मुझे पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। जिनको कॉल बैक करना होता है कॉल बैक करता हूँ। सर, इंडिपेंडेंस डे वाला फील भी, ये गाना भी आपका थोड़ा वैसे ही निकल के आया, तो मैं ये म्यूजिक की इंपॉर्टेंस जो आपकी लाइफ में, इस गाने का आप गुनगुनाते भी थे, ये थोड़ा सा हो जाएगा हमारे। नहीं, वो तो मैंने जैसे बोला वैसे ही अब थोड़ा गा के भी बोलने का अभ्यास कोशिश करता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस प्रकार के गाने का एक सर, इस गाने का ना एक बड़ा वो है कि जैसे ही खत्म होता है, चाहे जितने भी आसपास लोगों, बाद में लोग ये जरूर करते हैं। और उगल भी रही है सोना, बिकॉज सर अभी देखिए नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं सर, राइट।
सर बहुत सारी मीटिंग्स आपकी होती रहती हैं, हर मीटिंग में ना जितने भी लोग मिलने आए, चाय तो चली जाती है सर, रिफ्रेशमेंट्स भी चल रही होती हैं सर। खट्टर साहब के लिए भी रिफ्रेशमेंट्स पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमारे इंडिया में सर रिफ्रेशमेंट कॉमन होता है सर, समोसा है, सफ़ेद वाले गुलाब जामुन है, पेस्ट्री जो भी, इनमें से कुछ आपका पसंदीदा है कि अगर खट्टर जी के सामने ही आएगा तो वो चाय के साथ ये पक्का उठाएंगे, वो क्या है? देखिए मन थोड़ा कमजोर है इस मामले में मेरा। जो कोई अच्छी चीज आती है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां हो गई हैं। जवानी के अंदर तो रसगुल्ले बहुत खाए हमने जी। आज हमको रसगुल्ले की जगह नमकीन, कोई ढोकला, कोई समोसा, ये चीजें अच्छी लगती हैं। चाय जो है वो एक मजबूरी है। चाय वो कहते हैं ना, चाय कई प्रकार की होती है, चाय मजबूरी, चाय दस्तूरी, चाय कस्तूरी, चाय अंगूरी। बिल्कुल बिल्कुल। चाय के ऐसे 7 प्रकार होते हैं। तो बहुत बार तो चाय आती है ना इच्छा होते हुए, तो भी मजबूरी से पीनी पड़ती है। ना पियो तो सामने वाला कह के जाता है कि मेरी तो चाय ही नहीं पी उन्होंने। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत शौक तो नहीं है, लेकिन कई बार खाने के लिए ढोकला आया तो सर उठा लेंगे। हमारे व्यूज जानते कि सर अगर कहीं मिल जाए तो वो ढोकला आप रखना अगली बार, सबको पता है बात। सर दोस्त यार सारे बैठे हों, आपका भी जैसे पार्टी वार्टी होती है, घर में है या कहीं भी है, दोस्त यार सारे हों या, और एकदम से आप सर किचन में गए और लोगों को किचन में से आवाज़ें आ रही, खट्टर साहब कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अगर आप किचन में जाते हैं तो आप ये करने जाते हैं, पक्का ये करने गए होंगे। वो क्या है? अगर नहीं, मैं बहुत बार किचन में गया हूँ और मैंने अपने हाथ में खिचड़ी बनाई है। अच्छा। खिचड़ी बना के खाता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैं अकेला ही रहता हूँ, जैसे भी जहाँ भी वाले रहा हूँ। तो जब कभी अकेले होते थे तो उस समय अपनी खिचड़ी भी कई बार अपने आप पकानी पड़ती थी, तो खिचड़ी पका के खाना करना। और ये मैंने सीखा नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी को खिचड़ी का बहुत शौक है। हमारे यहाँ रोहतक कार्यालय में एक लड़का दीपक अभी भी वो है, तो वो किचन का ही काम करता है। तो मोदी जी जब आते थे, दीपक बढ़िया खिचड़ी बनाओ, और मैं आ रहा हूँ जैसे मैं बताऊँ वैसा बनाओ। तो गुजराती खिचड़ी बनाते थे, अलग से फिर हरियाणा की खिचड़ी, कभी इस प्रकार के सारे विषय उनके शौक थे। मेरा भी वो शौक है कि खिचड़ी से यानी खाने में भी स्वादिष्ट है, पेट भी ठीक रहता है, कुछ आसानी से बन भी जाती है। तो अगर आप किचन में गए हैं तो खिचड़ी बनाने गए, ये खिचड़ी बनाने के लिए बहुत बार गया हूँ। अरे सर, जो काम है सर, जो लाइफस्टाइल है रोज का, देश सेवा का काम है, लोगों से मिलना काम है, जनता से मिलना काम है, नेचुरल सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में घूमना भी पड़ता है, जगह जगह और प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। बट नेचुरली सर क्या होता है कि किसी भी, चाहे कितनी भी लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट प्लेस हो, मिनिस्टर्स के लिए वो टूरिस्ट प्लेस नहीं होता, बिकॉज काम होता है। तो वेकेशन मान लीजिए मिल गया, आपने छोटा सा एक ब्रेक लिया और आपका मन है कि हिंदुस्तान का ये कोना मैंने नहीं देखा है, मैं यहाँ ज़रूर अपने 2-4 दिन बिताना चाहूँगा, वो कौन सी जगह होगी सर जो नहीं हो पाया? मेरा शौक पहाड़ में जाने का बहुत रहा है। अच्छा। पहाड़ में जाना, जहाँ खास करके बर्फ पड़ी हो, वहाँ भी मैं जाता हूँ। मेरे जम्मू कश्मीर में रहना काफ़ी हुआ, हिमाचल में रहना काफ़ी हुआ, लेकिन जब से मैदान में आया हूँ तब से मुझे जब भी कोई 1 दिन का 2 दिन का अवसर मिला, मैं पहाड़ में चला जाता हूँ। और जा करके फिर वहाँ 1 दिन आराम करना, 2 दिन करना, कोई थोड़ा अध्ययन करना। इस बार तो मैं अपने 2 अधिकारियों को साथ ले गया और वो ऐसा मामला हुआ कि कुछ नहीं कर पाया, उसने अधिकारियों के साथ ऑफिस के काम करता रहा। ये सर सही बात है, उधर बर्फ की चोटियों पर दिख रही है पर जा नहीं पा रहे। तो मिल गया अगर ब्रेक तो पहाड़ों पे जाएंगे। कोई खास जगह जाने की, मनाली ले लोग जाते हैं या कोई? मेरा ज़्यादातर जैसे श्रीनगर में गुलमर्ग के साथ मेरा संबंध रहा है, वहाँ मैं गया हूँ, सोनमर्ग गया हूँ। अब वैसे यहाँ कसौली में भी मेरा आना जाना काफ़ी रहा है। और कसौली में तो बीच में जब शुरू में मुख्यमंत्री बना तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आर्मी का एक हेडक्वार्टर, मुझे एक स्थान वहाँ मिल गया था, कोई संबंधित आदमी वो मुझे व्यवस्था वहाँ कर देता था, तो वहाँ पहुँच जाता था। वरना जहाँ भी बर्फीले स्थान हैं वो उस नाते से मैं वहाँ पहुँच करके 1 दिन 2 दिन के लिए रहा। अरे क्या बात है सर। सर ये जो फिटनेस हम देख पा रहे हैं, ये बड़ा क्लीशेड होएगा, राज बताइए सर, बट बिलीव मी आप फिट भी हैं, चमक भी रहे सर, दमक भी रहे हैं। क्या जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऐसा क्या फॉर्मेट है सर आपका, लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक आयु तक तो खेल खेलने का जो शौक था, खेल हम खूब खेलते थे। मेरा लाठी चलाने का बहुत बड़ा अभ्यास रहा है, दंड भी मैं करता था, चलाता था। मैं जूडो कराटे के भी अब उस समय अभ्यास करता था, लेकिन आज चूँकि न तो उतना समय है और आयु के हिसाब से भी अब योगा मेरा एक निरंतर अभ्यास है कि योगा के लिए मेरा 45 मिनट का 1 घंटे का जो अभ्यास रहता है वो मैं नियमित करता हूँ सुबह। तो सबसे पहले सर योगा ज़रूर करते हैं। हाँ, सुबह 1 घंटा पहले फ्रेश होना, ये करना वो करना, उसके बाद मेरा 7:30 से 8:30 ये घंटे का समय मेरा सुबह योगा का है। अरे सर, टाइम के हिसाब से कुछ आसनों में भी सर कमी आ जाती है, बढ़ जाते हैं, या सारे अभ्यास हैं सारे हो पाते हैं? नहीं, अब आयु के हिसाब से थोड़ा सा आता है। अब हड्डियां भी उस प्रकार की यानी मजबूत नहीं रही हैं कि जैसे पहले कभी होती थी। मांसपेशियों में भी थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन सूर्य नमस्कार मैं बहुत करता था।
मेरे 13 सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास लगातार रहता सर कहा भी जाता है अगर कोई ज्यादा कुछ नहीं करे तो सूर्य नमस्कार ही कर ले तो बहुत है। था। बहुत है बहुत शरीर हेल्पफुल के है। हर अंग का व्यायाम होता है उसमें। ओके सर, अभी जब हम गाने की बात करते हैं, जो गाना आपने गाया जिस एरा से वो आ रहा है, उस एरा में रेडियो किंग था सर, राइट? तो रेडियो से आपका कोई कनेक्शन जरूर? रेडियो के एक ही बात मुझे ध्यान में आती, जब छोटे होते थे तो हमारे दादाजी पिताजी उनको भी शौक था, मैं भी बैठ जाता था। BBC लंदन बहुत सुनते थे हम रेडियो पर, शाम के समय 6 बजे BBC लंदन के ऊपर, क्योंकि वो समाचार उस समय जितने भारतवर्ष के उस समय मिलते थे तो वो यहाँ पर उतने समाचार गहराई से नहीं मिल पाते थे जितने, और विश्वास बहुत था लोगों का BBC लंदन पर। आज उस प्रकार का नहीं है। आज तो अपने इतने चैनल हो गए, इतने रेडियो के स्टेशन हो गए, वही सुन लो तो बहुत है। वरना उस समय बहुत बड़े कोई चैनल्स वगैरह या रेडियो के स्टेशन है, टीवी तो आया ही बहुत बाद में जी। लेकिन उस समय रेडियो सुनते थे। रेडियो में पुराने गीत जो सुनते थे हम रेडियो पर, तो वो बचपन की यादें आज भी बनी हुई है हमारी रेडियो की। सर जैसे वो आवाज रेडियो पे आती थी, जी हाँ भाई और बहनों अब अगला गाना है, तो सर अगला गाना जो आ रहा है वो कौन सा गाना था कि खट्टर साहब खुश होता अरे ये वाला गाना आ गया? कोई फेवरेट? ऐसा इतना नहीं है। हमने तो समाचार सुनने तक का मेरा वो रहता था ज़्यादा। हाँ, कभी कभी उस समय जो कार्यक्रम होते थे, ये नाटक वगैरह कभी कभी उसके अंदर आते थे जी जी। वो एक आध कुछ सुन लेते थे, देख लेते थे। बचपन से मतलब उस साइड ना जा करके पढ़ाई के अंदर मेरा शौक ज़्यादा था, उधर समय ज़्यादा लगाता था। तब पढ़ाई सर ऐसा होता था कि पढ़ते पढ़ते भी रेडियो सुन रहे हैं, ऐसा होता था? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। बहुत लोग ऐसे करते पढ़ाई रेडियो लगा के मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, ऐसा नहीं। रेडियो अलग, गाना अलग, पढ़ाई अलग, तो अलग ही होता है। सर कोरोना की ज़रूर बात करूंगा, पिछले 1.5 साल से पूरा देश जूझ रहा है, और वैक्सीनेशन की ज़रूर बात करूंगा। सर कितने लोग जो है हरियाणा में अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं? लोगों को कैसे और मोटिवेट किया जा रहा है, और हरियाणा जो मॉडल अपनाया उसके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उसके बारे में? हाँ, देखिए वैक्सीनेशन का पहले प्रारंभ में जनवरी से ही शुरू हुआ है, तब तो स्पीड बहुत स्लो थी। लेकिन आज हमारी स्पीड ये हो गई कि महीने का लगभग 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होता है। तो ऐसा 1 लाख और 1 करोड़ 32 लाख लोगों को इस समय तक वैक्सीनेशन हो चुका है। इतने लोगों को नहीं कहूँगा, इतने वैक्सीनेशन इंजेक्शन लग चुके हैं। कुल मिलाकर के उसके अंदर पहली डोज जो है वो 1 करोड़ 1 लाख लोगों को लगी है, और 30 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। लेकिन अभी भी 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनको केवल 1 डोज लगी है, दूसरी नहीं लगी है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको 70 लाख को भी कवर किया जाए, और साथ में जो लोग रह गए हैं उनको भी फर्स्ट डोज जो है वो लगानी शुरू करें। लेकिन अब सप्लाई हमारी पर्याप्त हो गई है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम हरियाणा की सब टोटल आबादी को, 18 वर्ष से ऊपर वाली जो आबादी है, वैक्सीनेट इस साल के एंड तक। क्या बात है सर। सर ऐसा मतलब क्या किया हरियाणा ने, मतलब किस तरीके से, क्या प्रोसेस से जा रहे हैं? एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इट्स गोइंग वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा, वो मॉडल उसमें वैक्सीनेशन में तो कोई खास बात नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। हमें तो सप्लाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि सप्लाई केंद्र करता है, उसका एक कोटा बना हुआ है। उस कोटा के हिसाब से जितनी वैक्सीनेशन के इंजेक्शन हमको मिलते हैं, उस सारे के सारे दिल्ली हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसका मैंने एक सिस्टम ठीक बनाया हुआ है। उस सिस्टम के हिसाब से अगले जो टारगेट रखा हुआ है अपने, वो टारगेट रोजाना पूरा होता है। 1 लाख से ऊपर, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 1,30,000 ऐसे वैक्सीन के टीके रोजाना लग रहे हैं। ये हमारा एक नेटवर्क बन गया है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए, लेकिन हाँ, कोरोना में बाकी टेस्टिंग, बाकी जो सारे लोगों को किस प्रकार से करना होता है, हमने गांव-गांव जाने वाली टीमें बनाई है। 8000 टीमें हमारी ऐसी हैं जो गांव के अंदर दिन रात काम करती हैं, अभी भी कर रही हैं, सबके टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर माइल्ड का कोई ऐसा केस है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, अगर कोई सीवियर है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार का सारा एक विषय चल रहा है। सर स्पोर्ट्स की फिर से बात करूँगा, मेडल्स भी आए हैं, इनफ मोटिवेशन है लोगों में, काफ़ी मोटिवेशन है, बट आपने भी ज़रूर कुछ सोचा होगा लोगों को और मोटिवेट करने के लिए स्पोर्ट्स में आगे और क्या हो रहा है। वैसे तो सर जैसे नीरज चोपड़ा ने वो गोल्ड दागा, पाकिस्तान वाली आर्मी ने भी 90 मीटर पीछे खींचा था, बोलते 87 तक तो हमारे छोरे भी फेंक देते भाला पीछे करो। तो सर लोगों को और मोटिवेट करने के, जो और यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ और स्पोर्ट्स में हो रहा है? पहले तो सबसे पहले इन मेडल्स के कारण से हमको भी बहुत मोटिवेशन मिली है। बिल्कुल, तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमें कुछ ना कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। हमने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में खड़ा करेंगे, जहाँ कहीं कोई कमी उसको पूरा करेंगे। जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम हैं, जितने ब्लॉक लेवल के स्टेडियम हैं, सब डिवीजन लेवल के स्टेडियम हैं, उनमें जहाँ कोई कमी उसको पूरा करेंगे। कोच जितने हैं वो सारे भर्ती करेंगे। हम 1000 के लगभग योग शिक्षक उनको भर्ती कर रहे हैं, ताकि शरीर को तैयार करने के लिए योग भी बहुत ज़रूरी है। तो योगाभ्यास, योगाभ्यास के बाद खेल में भी कैच दम यंग,
ये जो एक पॉलिसी है इसके हिसाब से बच्चों को पकड़ना जो 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, यानी 15, 16, 17 साल तक के हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नर्सरी के माध्यम से उनका अभ्यास कराया जाए और उस अभ्यास से फिर उनका गांव-गांव में और पूरे डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये हम कराएंगे और स्टेट लेवल के ऊपर अच्छी टीम उभर करके आए। इस बार तो सौभाग्य से हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ऑल इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो हम होस्ट कर रहे हैं उसको हरियाणा में और पंचकुला उसका केंद्र होगा और नेक्स्ट फरवरी के अंदर वो खेल होंगे। उसके अंदर हमारे हरियाणा के जो यंग नौजवान बच्चे हैं 18 वर्ष से 19 वर्ष तक के, इनको पूरा मौका मिलेगा ताकि उभरते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ें। फिर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ चाहिए वो हम लगाएंगे। जो मेडल जो विनर्स हैं उनके लिए वैसे तो प्रोत्साहन हमने बहुत दिया, राशि बहुत है, सब है। नौकरियों के लिए भी अपनी पॉलिसी बनाई है कि जो मेडल विनर्स हैं उनको क्लास 1 की नौकरी ये सब देंगे, उनको 50% कॉस्ट के ऊपर प्लॉट भी देंगे और केवल हम देते हैं ऐसा नहीं है, बाकी समाज के लोग और भी बहुत देते हैं। और यहाँ तो फिर एक एक खिलाड़ी को घी देने वाली माताएं, यानी अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट हमारे नीरज चोपड़ा है उसको अभी 13 तारीख को आएंगे तो 1.25 क्विंटल घी जो है वो उनको दिया जाएगा उस दिन, 1.25 क्विंटल घी। सर इतनी मोटिवेशन स्पोर्ट्स को लेकर है, जो लोग देख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, बच्चा भी जो देख रहा है बोलेगा पापा पढ़ाई बाद में, मैं चला खेलने। ऐसा है। एक और बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर, मॉनिटरी मोटिवेशन है, मैंने उसके बारे में सुना है। एक कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आप, कुछ जो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं एजुकेशन पे छोटी सी बात करना चाहूंगा, उनकी कुछ जेब खर्ची की बात हो रही है, कुछ पॉकेट मनी देने की बात हो रही है, ऐसा कुछ है, कोई ऐसा प्लान है? नहीं, वो उनको उस प्रकार से तैयार करते हैं कि यानी अर्न व्हाइल यू लर्न, इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमारे सामने है। जैसे हमने पेड़ बच्चे जो है पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाने के लिए उनको कुछ राशि दी जाए ताकि वो बच्चे जो उस पौधे की रक्षा भी करें, उनकी जेब में भी थोड़ा पैसा चला जाए और 3 साल तक उस पौधे की सुरक्षा करें ताकि उसकी जड़ें पकड़ लें और आगे जाके वो पेड़ बने बड़ा। इसी प्रकार से हम मिट्टी का परीक्षण, ये जो प्रयोगशालाएं हैं ये स्कूलों में, जहाँ साइंस स्कूल्स और कॉलेजेस हैं तो वहाँ लेबोरेटरीज के अंदर वो टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी सॉइल टेस्टिंग का मेथड, उसके आधार के ऊपर उनको जो है उसका पे करेंगे ताकि उनकी जेब में पैसा चला जाए। क्या बात है। या इसी प्रकार से जो लेबोरेटरीज में छोटी छोटी चीज़ों का उत्पाद कर सकते हैं, छोटी कला के माध्यम से चीज़ें बना सकते हैं, ऐसे उनके माध्यम से बच्चों को हम फ्री पैसा कुछ नहीं देने वाले, उनसे काम करा के अर्न व्हाइल यू लर्न, ताकि पढ़ते समय वो उनकी स्किलिंग भी हो जाए, काम भी सीख जाए और हो सकता है उसी में से बड़े होकर के इन्हीं कामों में कारण से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं वो। तो ऐसे बच्चों को इस प्रकार के हम अभ्यास डाल रहे हैं। लवली सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। जो प्लान्स है बड़े इजी टू एग्जीक्यूट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ज़रूर फ्यूचर में ऐसा होता मेरे को दिख रहा है और होना भी चाहिए सर। एंड ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपकी बातों के थ्रू। और सर इंडिपेंडेंस डे का मौका है सर, एक मैसेज लोगों के लिए इस अवसर पर जो आप देना चाहें आज़ादी के मौके पर, 75वीं हमारी वर्षगांठ। देखिए 75वीं वर्षगांठ है, देश हमारा बहुत से लोगों की शहादत से हमने इस देश को आज़ाद कराया, तिरंगा हमने जो फहराया है और लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा करना, ये हमको इस समय संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, समाज के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आपस में विचारों के भेद भी होते हैं, मनभेद मतभेद भी होते हैं, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन सबको करना चाहिए, उससे आगे बढ़ करके कभी किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। तभी ये समाज में सुख शांति लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी, समाज में स्थिरता भी कायम रहेगी। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना अपने बिजी हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए यहाँ पर। राइट। एंड मेरा हॉरोस्कोप सही हो गया आपकी वजह से सर, जो मैंने पढ़ा था उसके लिए सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। एंड रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।